हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है फुल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विथ नोट्स के साथ। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट इज डोमेस्टिक टेरिटरी, सेकंड नॉर्मल रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफ़र इनकम। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से पूछूं कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ज़्यादातर आंसर ये होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी जैसे हमारे देश की सीमाएं भी डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, बट जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना कहना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत है कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो सिर्फ हमारे देश की सीमाएँ हैं। ये कहना गलत होगा, बिकॉज 3 और कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। उन्हें हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसर्ट करते हैं। ठीक है, हम उन तीनों को हम इन तीनों को बेसिकली स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, 1 इज शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय ऑपरेटेड बाय द नॉर्मल रेजिडेंस बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। इसका है 1 इज शिप्स और एयरक्राफ्ट, मतलब जो भी नॉर्मल रेजिडेंस है। अभी आप नॉर्मल रेजिडेंस में आने वाले आपको वीडियोस में टॉपिक्स भी बताऊंगी। नॉर्मल रेजिडेंस अभी आप समझो कि एक कोई आम इंसान, ठीक है, आम इंसान समझिए आप नॉर्मल रेजिडेंस का मतलब। ठीक है, तो शिप्स और एयरक्राफ्ट जो भी नॉर्मल रेजिडेंस है जिसकी वो कंपनी है या फिर वो ऑपरेट करता है दो से कंट्री से, जैसे शिप्स और एयरक्राफ्ट की कंपनी है। ठीक है, ऐसे आम लोग कोई उसका ओनर है, ऑपरेट करता है उस कंपनी को 2 या 2 से ज़्यादा देश कंट्री के बीच में, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। ओके, अब सेकंड वन इज बेसिकली फिशिंग वेसल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस रिंग्स एंड floating platform operated by the residents of a country in the international water where they are exclusive right for operations. ओके, तो सेकेंड वन इज बेसिकली फिशिंग वेसल्स। ठीक है, सेकेंड वन कहता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। अभी इसे बेसिकली समझो। ठीक है, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यह भी नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा ही होना चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंस, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंस के द्वारा ही होना चाहिए इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर एग्जाम्पल हमारा इंडियन ओशियन, ठीक है, वो हमारा इंटरनेशनल वाटर में आता है। वेयर दे आर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, जहाँ उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है ऑपरेशन करने का। जैसे अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको एक बहुत अच्छा। इंडिया का कोई फिशरमैन है, ठीक है, इंडिया का कोई फिशरमैन है, वो बोट चला रहा है किसमें, इंडियन ओशियन में। बिकॉज इंडिया के पास ये एक्सक्लूसिव राइट है, वो इंडियन ओशियन में कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करवा सकती है। ठीक है, अब वो फिशिंग से रिलेटेड हो या नेचुरल गैस से रिलेटेड ऑपरेशन हो या, ठीक है, हो, जो इंडियन ओशियन में फिशिंग कर रहा है, जो फिशरमैन है वो इंडियन ओशियन में फिशिंग कर रहा है, तो ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट ही है। ठीक है, जो फिशिंग कर रहा है फिशरमैन हमारी इंडियन ओशियन में। ओके, अब हम समझेंगे थर्ड, एम्बेसीज। अब एम्बेसीज क्या होता है, जो ये थर्ड पॉइंट है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। यहाँ न्यू टर्म यूज़ करा जा रहा है, एम्बेसीज। क्या यूज़ किया जा रहा है, एम्बेसीज। एम्बेसीज होती क्या है, अब यूँ समझो कि हर कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, लंदन, ठीक है, ये सब बेसिकली जितनी भी कंट्री है, इन सब का कंट्री, जो ये सब कंट्री है, इन सब का हमारी कंट्री में एक ऑफिस है। इस कंट्री के ऑफिस, ठीक है, जो ये इस कंट्री के सारे ऑफिस हैं, यहाँ हमारी कंट्री में इन सब देशों के हमारे ऑफिस हैं हमारे देशों में। ठीक है, अब जो ये सब कंट्री हैं, जैसे अब इस कंट्री के ऑफिस को बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान का ऑफिस है आप समझो, तो उसे हम कहेंगे पाकिस्तान एम्बेसीज। जिस लैंड पर वो ऑफिस बनवाया गया है,
हमारी लैंड पर, ठीक है, उसे बोलेंगे इम्पेसेस, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे अब देखो, आप हमारी अब जैसे आप समझो हमारी, जैसे हमारी ये कंट्री है, ठीक है, अब वो जो बहुत बाहर की सारी कंट्रियाँ हैं, उन सब कंट्रियों का हमारे देश में एक एक ऑफिस है। अब ऐसे ही हमारी कंट्री का उन सब के देश में ऑफिस है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बेसिकली, ओके। और जो सेकंड वर्ड आ रहा है कॉन्सुलेट, और कॉन्सुलेट का मतलब है ऑफिशियली बिल्डिंग या कोई डिपार्टमेंट कह लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम केंद्र विद्यालय जो है वो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह जो स्कूल होंगे वो बाहर देश में, जैसे बाहर देश में केवी इससे कुछ ऑफिशियल काम करवा रहे होंगे, ठीक है। और जैसे भारत देश में अगर हमारे ही केंद्रीय विद्यालय ब्रांच कोई खुला है तो वहाँ पे कोई ऑफिशियल काम कर रहे होंगे, और ये जो ऑफिशियल है ये हमारी कंट्री का पार्ट होगा, ठीक है। जो ऑफिशियल है भाई वो हमारी कंट्री का पार्ट है, क्योंकि जो केंद्रीय विद्यालय है वो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उसका ही पार्ट है। तो कंट्री का जब वो इंडिया की कंट्री का पार्ट होगा, हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा वो ऑफिशियल, जो काम कर रहा होगा वो ऑफिशियल, ठीक है। अब हम मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, अब ठीक है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। अभी कह रहा है कि हमारी कंट्री के बाहर है, तो यह सब कुछ इंक्लूड होगा डोमेस्टिक टेरिटरी में। ये बोल रहा है कि अगर यह हमारी कंट्री के बाहर है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिनिस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट, अगर ये सब हमारी कंट्री के बाहर है तो ये सब हमारे इंक्लूड होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में। क्लियर है? अब आपको यहाँ एक या दो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अब मैंने आपको ये बताया कि ये सब इंक्लूड होंगे, जो होगा क्या होगा इसमें इंक्लूड, डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या इंक्लूड होगा। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे क्या इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला, कोई पाकिस्तान की एम्बेसीज है, ठीक है, कोई पाकिस्तान की एम्बेसीज को इंक्लूड नहीं करेंगे कोई, और या कोई बाहर की एम्बेसीज को, चाहे वो पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, लंदन की हो, अमेरिका की हो, एक्सेट्रा सो ऑन, किसी की भी हो, उसे हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड सेकेंड वन इज, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, WHO हो गया, ठीक है, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, तो ये हमारी कंट्री में है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। इज दैट क्लियर? ओके, अब हम इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट। पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। एन इंडिविजुअल और एन institution who originally residents in the country and whose center of economic interest also lies in that country. An individual, कोई भी individual और an institution who originally resident in the country, जो कि बेसिकली अपनी कंट्री में, अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, and whose center of economic interest also like, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी के कंट्री में है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। इसका मतलब है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वहीं से कंडक्ट करता है। अब इकोनॉमिक फॉर एग्जांपल अर्निंग, ठीक है, मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड चीज़ है वो उसी जगह से होती है, ठीक है। दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट। नाउ नॉर्मल रेजिडेंट में पढ़ते टाइम 2 और मोर टर्म्स आती है। फर्स्ट इज सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप क्या कहती है? ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है इंसान के जन्म से। लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ अ पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप ये कहती है कि यह एक लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है इंसान के जन्म से, जहाँ उसने बर्थ किया है, मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ है उस जगह से रिलेटेड होती है, ठीक है। और सम लीगल प्रोविज़न मतलब कोई लॉ उसे प्रोवाइड करा रहा है। और पर्सन टू बिकम अ सिटीजनशिप, इसका मतलब किसी इंसान ने उसकी नागरिकता उस जगह उस इंसान को नागरिकता तभी ही मिलती है या तो उसका जन्म उस देश में हुआ हो,
वो वहाँ पैदा हुआ हो, यहाँ फिर उसने कानून के तहत नागरिकता ली हो। या तो उसको नागरिकता तब मिले कि जब उस देश में उसका जन्म हुआ, या सेकंड तब मिलेगी जब उसने कानून के तहत से नागरिकता को अपने पास लिया हो। ठीक है, ये होता है सिटीजनशिप। ओके, सेकंड वर्स इज रेजिडेंटशिप। इससे पहले हमने पढ़ा सिटीजनशिप, अब हम पढ़ेंगे रेजिडेंटशिप। रेजिडेंटशिप क्या कहती है? दिस इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, किस पर बेस है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, परफॉर्म बाय अ पर्सन एंड रेजिडेंट इन द कंट्री फॉर द मोर देन अ ईयर। पर परफॉर्मेंस पर बाय अ पर्सन, जो कि एक पर्सन परफॉर्म करता है, एंड रेजिडेंट इन द कंट्री फॉर मोर देन अ ईयर, या उस कंट्री में डोमेस्टिक टेरिटरी में बेसिकली वो अपनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। ठीक है, एंड उस देश में मोर देन अ ईयर भी रहेगा, ये रेजिडेंटशिप है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चाइनीज़ इंसान है, वो हमारी इंडिया में रह रहा है। एक चाइनीज़ इंसान वो हमारी इंडिया में रह रहा है विदाउट एनी सिटीजनशिप, उसके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन वो मोर देन अ ईयर रह रहा है, मोर देन अ ईयर वो रह रहा है, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारी कंट्री से ही कंडक्ट करवा रहा है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इंडिया से ही वो कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? जो हमारी कंट्री होगी वो रेजिडेंट होगी। क्या होगी? वो रेजिडेंट होगी, और यही है रेजिडेंटशिप। दैट्स ऑल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड द ट्रांसफ़र इनकम। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैक्सिमम 4 to 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता ही आता है, और आपको डिफरेंस लिखते टाइम हमेशा 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, वो हमेशा टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, आपको हमेशा उसके बेसिस लिखते हुए चलने चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है डिफरेंस लिखते टाइम, वरना आपकी जो टीचर होगी वो आपके मार्क्स काटेगी ही काटेगी। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर इनकम की मीनिंग। इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ रेंट ड्यूरिंग फैक्टर सर्विस इन प्रोडक्शन। ये वो इनकम है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसीव करती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, ये सब रिसीव करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन सब ने फैक्टर सर्विस दी है, प्रोड्यूस करवाई है इन द प्रोडक्शन। ठीक है, यह रिटर्न में सर्विस देते हैं तो इन्हें पैसे मिलते हैं, मतलब ये काम करते हैं तो इन्हें इनके सैलरी मिलती है, इनके पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसफ़र इनकम देखें, इसके मीनिंग देखें, तो इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। इनकम रिसीव, यह वो इनकम है जो कि किसी को भी मिलती है विदाउट रेंडरिंग फैक्टर सर्विस, मतलब कोई भी सर्विस उन्होंने नहीं दी तब भी उनको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके हो गए लॉटरी हो गई, स्कॉलरशिप हो गई, पेंशन हो गई, ओल्ड एज पेंशन जो मिलती है आपको, ठीक है, वाउचर हो गए, ये सब आता है ट्रांसफ़र इनकम में, ये ट्रांसफ़र इनकम होती है। अब हम इसका नेचर समझेंगे कि मतलब कैसा नेचर है, क्या नेशनल और डोमेस्टिक इनकम ये दोनों में इंक्लूड होता है। ठीक है, ये तो फैक्टर इनकम होता है, ये नेशनल और डोमेस्टिक इनकम ये दोनों इंक्लूड होती है। ठीक है, ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होती है और डोमेस्टिक में भी, बिकॉज यहाँ आपको मेहनत, क्योंकि आपने यहाँ पे मेहनत की है, सर्विस प्रोड्यूस कराई है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र इनकम होती है ये दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होती, ना ही नेशनल इनकम ना ही डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेहनत नहीं की है, इसीलिए आपको कोई मेहनत नहीं की तो आपको फ्री में मिल रहा है, ये वाउचर मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहे हैं। अब हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसा है ये। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, यह एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है जहाँ आपने अर्न किया है सर्विस देकर, और जो ट्रांसफ़र इनकम है ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपने कोई मेहनत नहीं की है, बस आपको पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है, अब हम इसका रिसिप्ट समझते हैं, मतलब कौन रिसीव कराता है। इसे रिसीव कराता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यह आपको रिसीव कराता है। और इसमें रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट इसमें रिसीव कराते हैं आपको। अब गवर्नमेंट कैसे, मतलब कहाँ कोई डिज़ास्टर है तो उसने, अब गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पे हेल्प कर दी है, ठीक है, किसी भी चीज़ में हेल्प कर दी है, तो ये हो गया गवर्नमेंट आपको रिसीव कराते हैं। अब एग्जांपल इसका हो गया रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है ना लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो जो लैंड को रेंट, ठीक है, लेबर को वेजेस एंड सैलरीज, ये सब। और जो आपका ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल है ये स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब जो इस चैप्टर के आगे के टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू।